तो टुडे lecture I will discuss limitation of RNS theory है ना। RNS theory क्या होती है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। और अब जो डिस्कशन कर रहे हैं वो RNS थ्योरी की लिमिटेशंस है। और इस लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं ना। तो लिमिटेशंस के लिए फर्स्ट देखते हैं कि RNS theory was quite useful in explaining the behavior of weak electrolytes. That means RNS theory valid है किसके लिए? weak electrolytes के लिए। Yet it could not explain some observed behavior of strong electrolytes। ठीक है, तो RNS थ्योरी ओनली बेस्ड है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर के लिए, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर को ये शो नहीं करती या एक्सप्लेन नहीं करती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द दिस थ्योरी आर। तो फर्स्टली तो हमने देखा है कि आरएनएस थ्योरी ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण ही इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। तो देखते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे अभी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है विच इज़ बेस्ड अपॉन आरएनएस, वो भी क्या है, आरएनएस थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। थ्योरी वाज फेल इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो जो ओस्टवाल्ड थ्योरी है किस पे बेस्ड थी, आरएनएस पर। और आरएनएस किस पे बेस्ड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती, क्या रीज़न है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, HCl का, डज नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू एट डिफरेंट डायल्यूशन। ये बोल रहा है HCl का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एक फिक्स डायल्यूशन पर उसकी वैल्यू फिक्स आती नहीं, जबकि क्या होती है, डिफरेंट होती है। दैट मीन्स जैसे जैसे आप डायल्यूशन चेंज करते रहोगे तो डायल्यूशन चेंज करने पर की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। जबकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता तो एक बार डिसोसिएशन जितना होना था उतना हो गया और वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जानी चाहिए। लेकिन डाइल्यूशन करने पर ही उसकी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रही है। अब इसको डेटा है अपने पास, तो उस डेटा से एक बार देखते हैं। अब आपके पास ये डेटा है, तो यहाँ पर लिखा है लिमिटेशंस के अंदर ही है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर HCl की डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में लिखा हुआ है ना। ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है मोल्स पर लीटर में। लैम्डा इन्फिनिट दैट मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इन्फिनिट डाइल्यूशन पर। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट द वॉल्यूम V पर, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इन्फिनिट डाइल्यूशन पर। ठीक है, ये सारे डेटा दे रखे हैं। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता, ठीक है, तो ये डाइल्यूशन चेंज करने पर, ठीक है, इनकी वैल्यू भी क्या आती है, सेम आती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब डाइल्यूशन था 0.005 तो इसकी वैल्यू आपको मिली 415.7। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट, जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट है। जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया है ना, 5 से कितना कर दिया, 10, तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम हो गई 412, और डाइल्यूशन आपने इंक्रीज करा 399.0 हो गई। ऐसे ही आपने क्या करा, फर्दर डाइल्यूशन क्या करा, इंक्रीज करा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। यह वैल्यू जरूर लिखी गई है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इससे अभी कुछ रिलेशन नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात करें। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन 5 से लेके 10, 10 से लेके 50, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर ये वैल्यू भी क्या हो रही है आपके पास, कंडक्टेंस की चेंज हो रही है। जबकि आरएनएस हमें बोलता है
कि डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन पर, ठीक है ना, वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट से जितना डिसोसिएट हो सकता था वो हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट डाइल्यूशंस पर जो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट मिलती है, इसलिए आरएनएस थ्योरी क्या हो गई, फेल। ये फर्स्ट पॉइंट आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं, एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सच एस KCl हुआ, NaCl हुआ एक्सेट्रा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, है ना। जो NaCl हुआ, KCl हुआ, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसमें, अपने मोल्टन स्टेट में। क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे KCl है ना, तो K प्लस प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। ऐसे ही Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। लेकिन इसके बारे में आरएनएस कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता है, इसलिए वो फेल हो गई, या उसकी लिमिटेशन में कंसिडर कर सकते हैं। RNA simply assume the existence of ions in solution. RNA assume करता है कि सॉल्यूशन में आयंस एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जैसे आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करोगे वो अपने आयंस में टूट जाता है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई आयंस आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सॉल्यूशन में आयंस कहाँ से आए और प्रोड्यूस कैसे होंगे। वो मानता है कि एग्जिस्टेंस तो करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, लेकिन प्रोड्यूस कैसे हुए और आए कहाँ से, उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। थ्योरी अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ आयन, बिल्कुल कि सॉल्यूशन में आयंस होंगे, बट डज नॉट कंसिडर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। इसने क्या किया कि ये तो मान रहा है कि एग्जिस्टेंस तो रहेगा, लेकिन दो आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है उसके बारे में कोई खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, है ना। और ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस था, इसने नेगलेक्ट कर दिया, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। इसने इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन फोर्सेस था नेगलेक्ट कर दिया, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन यही जो इसने इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस को नेगलेक्ट किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या थे, इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसी की बेसिस पर हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना। ये तो इसकी एक तो फेल होने का रीज़न ये भी था कि इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसके साथ क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के भी नेगलेक्ट कर दिया, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कभी भी इंटरआयनिक डिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं करते, राइट। वैल्यू ऑफ अल्फा, जो कि क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्टेन बाय कंडक्टेंस, है ना। ये बोल रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसे ऑब्टेन कर सकते हो कंडक्टेंस मेजरमेंट से। ये ठीक है, कंडक्टेंस मेजरमेंट से कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ओनली कंडक्टेंस मेजरमेंट से भी करें। आर नॉट इन एग्रीमेंट विथ दोज ऑफ ऑब्टेन, है ना, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इससे भी करो। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इसकी कहने का क्या मतलब हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कंडक्टेंस मेजरमेंट से इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन हरदम जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हो, है ना। बट ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मीन्स होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जबकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ओनली कंडक्टेंस पर ही क्या था, बेस था। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हम लिमिटेशन क्या है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन में है कि आरएनएस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर है, वीडियो है, उसमें देखें, ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में सब दिया हुआ है। तो आर्नेस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द जो वेरिएशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर में, किसके साथ,
कंसंट्रेशन के साथ। वापस सुन लो, ट्रांसपोर्ट नंबर में जो वेरिएशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर में जो वेरिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन में, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ भी इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फेल हो गई। स्ट्रक्चरल स्टडीज ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की जो स्ट्रक्चरल स्टडीज है शो करती है, जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ। यहाँ पर ये बोलते हैं कि NaCl और KCl अपने सॉलिड स्टेट में भी आयंस की फॉर्म में रहते हैं ना, have shown that they have some ions in the solid state, ठीक है। it means it is not necessary to dissolve them in water for ionization, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टडी ये शो करती है कि NaCl और KCl अपने सॉलिड स्टेट में भी क्या रहते हैं, आयंस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जब सॉलिड स्टेट में भी अपने आयंस फॉर्म में है तो इसे डिसॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं किसी सॉल्यूशन में, क्योंकि जब आप डिसॉल्व करोगे तो K प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ऐसे Na प्लस और ये Cl नेगेटिव में टूटेगा, जबकि ऑलरेडी क्या है, ये आयंस फॉर्म में है, ठीक है। जबकि हमें RNS क्या बोलता है कि आयंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो जो वाटर में डिसॉल्व करोगे वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या बनेंगे, आयंस। जबकि KCl और NaCl है ना, जबकि KCl और NaCl में ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में क्या प्रेजेंट है आपके पास, आयंस। तो इस कॉन्सेप्ट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये आर्यनियस थ्योरी की एक्सप्लेनेशंस इसके पार्ट फर्स्ट में देख लिया था हमने, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन, ये आर्यनियस थ्योरी का हमारे पास पार्ट सेकंड था। तो आपके पास ये आर्यनियस थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई, लिमिटेशन ऑफ आर्यनियस थ्योरी। थैंक यू।